हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 23। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट इसमें 25 दिए गए थे। बाकी सारे प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुरु का स्थानीय रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं। गुरु का स्थानीय रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है? तो यह हो जाएगा आनी और आइन। गुरु आइन या फिर गुरुआनी। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति को सही अंश है। आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या हो जाएगा? तो आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या होता है? तो जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है? लड़की जो है यह पद है। लड़की क्या है? पद है। और सुंदर जो है यह विशेषण है। और बहुत जो यह प्रविशेषण है। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। संबोधन कारक का शुद्ध रूप कौन सा है? तो भाइयों और बहनों। गौर से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या हो जाएगा? उपसर्ग जो है यह शब्दों के आगे लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। मैंने आप लोग को बिहार पुलिस का टॉपिक बताया है। उस टॉपिक को जाकर के देख लीजिएगा, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा और उस तरह से बिहार पुलिस की तैयारी आगे कर सकते हैं। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। यह हो जाएगा अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। और यह कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है अंशुमाला शब्द का समास विग्रह है अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। यहाँ प्रथम एवं द्वितीय पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान है, अतः यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। धात्री प्लस अंश और 9 प्लस ई की सही संधियाँ हैं। धात्री प्लस अंश और 9 प्लस ई की सही संध्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धात्रंश और नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धात्रंश जो है यह यन स्वर संधि है और नाविक जो है यह अयादि स्वर संधि है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? यह हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। यह दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में। 2021 में दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किसके लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ काव्य संग्रह के लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश से। इंग्लिश को खुद से देख लीजिएगा। वन ऑफ दीज इज नो सिंगुलर, आइडेंटिफाई इट डाटा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए इसमें क्या भराएगा। ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला, द लेटर यहाँ पे होना चाहिए, द लेटर इज ए मोर वर्सटाइल सिंगर। देखते हैं क्या आंसर दिया गया। हाँ, इसका राइट आंसर दिया गया लेटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सही सेंटेंस को चुनना है। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, इफ आई विन ए लॉटरी आई विल व्यू ए कार। नेक्स्ट है और इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। आप लोग खुद से देखने का प्रयास करिएगा इंग्लिश को। 13 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सेट्स, आइडेंटिफाई इट। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया गया है। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देखते हैं। समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सेट्स, आइडेंटिफाई इट। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को है 72 के द्वारा, अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? मानसिक रूप से विकृत और अवयस्क, क्योंकि विकलांग भी कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं वह भी वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की जो व्याख्या अनुच्छेद 326 में की गई है, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकृत होगा, आवश्यक होगा इत्यादि भारत में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? गुट निरपेक्ष आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़े हुए थे, जबकि कर्नल नासिर, मार्शल टिटो और जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए थे।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान एक ऐसा प्रयोग था जो किसी भी महाशक्ति के समर्थन के पक्ष में शामिल नहीं होना चाहता था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में की गई थी। इसके संस्थापकों में शामिल थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को उस समय तीसरी दुनिया के देश भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो यह बना था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय गवर्नर जनरल बने थे? तो यह कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। यह स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं दिया गया है? इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। बिल्कुल, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। यह गलत दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। यहाँ पे दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए, ना कि 5 वर्षों के लिए। यहाँ पे 5 वर्ष दिया गया था, जो कि गलत है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो छोटी जो इकाई है यह हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत ही होती है। त्रिस्तरीय किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना तो की गई थी, पता ही होगा, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। ए.ओ. होम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो ए.ओ. होम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है। महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है 51.5%। वही पुरुषों में साक्षरता दर 71.2% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। सांप्रदायिकता का अर्थ है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। यह जोड़ी गई है पथ निरपेक्ष। ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये शब्द 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के धारा 2 के द्वारा जोड़े गए हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो पता ही होगा 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वर्ष 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। रुपया क्या है? तो टका है। मुद्रा क्या है? तो टका है। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं या महापौर होते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। नगर निगम आयुक्त इस संगठन के प्रभारी अधिकारी हैं, जबकि सरपंच ग्राम सभा के मुखिया या प्रधान को कहा जाता है। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष। 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के क्रम में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा यात्री थे। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कहाँ आए थे? तो पता ही होगा, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। यहाँ पे दिया गया है, कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। भारत पहुँचने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने इसका सहयोग किया था। और स्वागत किसने किया था? तो वहाँ का राजा जमोरिन ने। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या हो जाएगा? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1766 ईस्वी में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित किया गया था। हालांकि कई महीनों तक इसके विरोध व बहिष्कार के कारण 18 मार्च 1766 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा स्टाम्प एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर तो दिया गया था, पारित किया गया है 1765 ईस्वी में। यहाँ पे दिया गया 1765 और यहाँ पे 1766 बताया जा रहा है, जो कि गलत है। 18 मार्च 1766 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा स्टाम्प एक्ट को निरस्त कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो मार्च 1919 में।
मार्च 1919 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 के दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है। राजा राम मोहन राय ने किस सामूहिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? यह संघर्ष किया था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। इनके प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया गया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और वही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही इसे निरस्त कर दिया गया। आधुनिक भारत का इन्हें जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति था। तो यह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अल्बुकर्क का जो संबंध था कृष्णदेवराय से संबंध था, बहुत ही अच्छा संबंध था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। 1510 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के आदिल शाही शासक से गोवा को जीत लिया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? आयात कर को कब हटाया गया है? तो यह हटाया गया 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास कब से कब को कहा जाता है? मध्यकालीन इतिहास जो कहा जाता है यह 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु तक को कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के अनुसार J.A. रिकार्ड अल्बर्ट हाइमा द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार एंशिएंट मेडिएवल एंड हिस्ट्री के अनुसार मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत 746 ईस्वी से माना गया है। यहाँ पर 746 दिया गया है तथा इसका अंत 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी तक माना गया है। हालांकि विभिन्न स्रोतों में इतिहास के कालखंड में भिन्नता देखी गई, इसलिए कन्फर्म यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। आप लोग ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जब से हुआ था और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु तक के जो काल कहलाता है यह मध्यकालीन भारत ही कहलाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? क्या हो जाएगा? कुत्ता को। न पाषाण काल में किसे पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को। यहाँ पे दिया गया न पाषाण काल के एक स्थल बुर्ज होम से प्राप्त कब्रगाहों से कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला था। मैंने इसे करवाया भी है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। मुगल काल का पतन शुरू हुआ। मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ था यह हुआ था आधुनिक काल से। देखिए यहाँ पे दिया गया मुगल साम्राज्य का पतन, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी से शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्न कारण थे, जैसे कमजोर उत्तराधिकारी नियमों का अभाव, शक्ति और सुरक्षा का अभाव, प्रमुख विदेशी आक्रमण आदि। नेक्स्ट, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ होता है नव पाषाण काल। क्या होता है? नव पाषाण काल। इस काल से अस्थायी कृषि की शुरुआत मानी गई थी, पहिए की खोज की गई थी, मृदुभांड बनाया जाना स्टार्ट हो गया था। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीनतम राजधानी राजगृह। उसके बाद पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया गया था, वैशाली को भी राजधानी कुछ समय के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, यह मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को यह प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? जलप्रपात का जो निर्माण होता है यह नदी के द्वारा होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी गड्ढे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती हैं। भारत में कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, जैसे कि कुचकल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात और हुंडूर जलप्रपात आदि। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। देखते हैं क्या दिया गया है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं, जबकि जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध से निर्मित सूचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक इसमें से कौन सा नहीं? तो बांध नहीं, जो कि हवा, वन, जल यह सब आता है पर्यावरण घटक में। वनस्पति आते हैं, जल आते हैं, पवन आते हैं, मृदा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पता ही होगा 5 जून को।
2022 का थीम क्या था? तो ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, जैविक संसाधन का एक उदाहरण हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। वन, वन्यजीव, सूक्ष्मजीव आदि जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अजैविक संसाधन प्राकृतिक भौतिक संसाधन है, जैसे कि भूमि, जल, मृदा आदि। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है, पश्चिमी तट के पूछ रहा है तो यह हो जाएगा गुजरात, गुजरात। और उसके बाद किसका है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र का, सॉरी पश्चिमी की बात हुई तो महाराष्ट्र का। तीसरे नंबर पर आता है, देखिए पश्चिमी घाट का अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो तट है यह गुजरात का है। और पूर्वी तट की बात करें तो सर्वाधिक जो तट है यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। अब यहाँ पे दिया गया उसे देख लेते हैं। भारत के अन्य तटीय राज्य महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इत्यादि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है? तो यह नहीं है लौह अयस्क, जबकि सौर ऊर्जा वन्य प्राणी और वन क्या है? तो नवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय वाष्प का अधिक मात्रा में निष्कासन होता है। सबसे अधिक ज्वालामुखी पर्वत महाद्वीपों के किनारे पर पाए जाते हैं। वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाती है, क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र। क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? नदी के निक्षेपण के द्वारा बनता है डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा बनता है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है विश्व का यह हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। चापाकार, पंजाकार आदि डेल्टा के प्रमुख प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। और इसको किस पे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुक्त संरक्षण में है वह है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कहाँ है? तो यह केरल में है। पेरियार कहाँ है? तो केरल में है। यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है तो हो जाएगा मुंबई। कॉटन पॉलिश के नाम से मुंबई को जाना जाता है। 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो मुंबई को ही। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है इसे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी कल्पना चावला। कल्पना चावला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जबकि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरी गागरिन कहाँ के थे? तो रूस के निवासी थे। भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में वर्ष 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है वह हैं। करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4-5 क्वेश्चन हैं जो करेंट अफेयर से क्वेश्चन किए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है तो यह है जिनेवा में। जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? 1969 को। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 फ्लोरिडा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्रमा के लिए रवाना हुआ, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो यह जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। थॉमस कप, उबेर कप, रहमतुल्लाह कप आदि बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि हॉकी सुल्तान अजलान शाह कप और आगा खां कप से तथा क्रिकेट जो है एसेज कप और रिलायंस कप आदि से संबंधित है। हॉकी का हो जाएगा सुल्तान अजलान शाह, आगा खां कप या हॉकी से, क्रिकेट से एसेज कप और रिलायंस कप संबंधित है। नेक्स्ट है लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? उस समय का करेंट अफेयर से। इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है? जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है तो कागज नहीं है, जबकि एल्युमिनियम के डिब्बे, प्लास्टिक के थैली, कांच यह सब जैव अनिम्नीकरणीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 दोबारा से रिपीट यहाँ पे हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 कागज एक कागज जो है यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जबकि शेष सभी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? यह हुआ था हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय को गिराया गया था, वह फैट मैन नामक
2 परमाणु बम गिराए गए थे। लिटिल बॉय को गिराया गया था हिरोशिमा पर और फैटमैन को गिराया गया था नागासाकी पर। अंडा देने वाला स्तनधारी है तो यह हो जाएगा एकिडना। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया व यूथीरिया को स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को उत्पन्न करते हैं, जबकि यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एकिडना व बतख, चोची, प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। गाय का दूध जो होता है यह कम वसा युक्त होता है। कम वसा युक्त, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में वसा की मात्रा कम होती है। गाय के दूध में 3-4% वसा होती है, जबकि भैंस के दूध में लगभग 7 से 8% वसा होती है। गाय के दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि भैंस के दूध में केसीन नामक प्रोटीन की प्रचुरता होती है। इसी कारण से गाय का दूध हल्का पीला होता है, जबकि भैंस का दूध सफ़ेद होता है। उल्लू की आँख में पाई जाती है केवल, उल्लू की जो आँख में पाई जाती है यह पाया जाता है शलाका कोशिकाएं। वे पक्षी जो रात्रि में देखने में सक्षम होते उन्हें रात्रिचर पक्षी कहा जाता है। उल्लू की आँखों में शलाका की उपस्थिति के कारण, रोड्स की उपस्थिति के कारण ये रात्रि में पूर्ण रूप से देखने में सक्षम होते हैं, जबकि दिन में ठीक तरह से देखने में असक्षम होते हैं। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? किस पदार्थ के परिवहन के लिए? तो यह सुक्रोज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। एडिटिव भोजन में होते हैं तो रोगनाशक एवं खनिज दोनों। वही दिया गया यहाँ पे। फफूंदी क्या है? तो फफूंदी जो है यह परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों। कवक परपोषी या विविध पोषी होते हैं, ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते हैं। विविध पोषी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मृतोपोषी या सैप्रोफिटिक या फिर परजीवी इत्यादि। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? क्या होगा? जलीय पक्षी में। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। डीटी जैसे अजैव निम्नीकरण प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर प्रत्येक पोषी स्तर पर अपनी सांद्रता को बढ़ा देते हैं। यह घटना जैव आवर्धन कहलाती है। दिए गए विकल्पों में शीर्ष पोषण स्तर पर जलीय पक्षी होगा, जो मछली को खाएगा, इसलिए उसमें डीडीटी का सांद्रण अधिकतम होगा। वेलामिन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। तो एपीफाइटस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। इसे पॉज करके देख लीजिएगा। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा तो वह हो जाएगा ऋण। क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ऋणात्मक होना चाहिए। अवतल लेंस हमेशा क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, जैसे कि चित्र में दिया गया है। एक वस्तु किसी ऊंचाई एच से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा? देख लीजिए क्या पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया। न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गुरुत्व का मान होता है, यहाँ पे गुरुत्व का मान पूछा गया है। गुरुत्व का जो मान होता है यह होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? ये सब खुद से देखने का प्रयास करिएगा। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा 0 न्यूटन। साथ साथ इसको सॉल्व भी किया गया है। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या है। तो यह हो जाएगा कोन्स की समस्या। जब किसी व्यक्ति के नेत्र की रेटिना में उपस्थित शंकु समस्याग्रस्त होती है तो वह विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता। शंकु कोशिकाओं द्वारा रंगों का पता चलता है। शंकु एवं शलाका नेत्र की रेटिना में उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीनों में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? यह हो जाएगा बृहद सप्तर्षि। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात के समय दिखने वाला एक तारामंडल है। बृहद सप्तऋषि तारामंडल अप्रैल माह में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई पड़ता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। यह हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है जो कि न्यूमेरिकल पूछा गया है।
और इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, उत्तर लेंस का काम करता है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी बन जाती है तो आप लोग ही कमेंट करते हैं। इसे सॉल्व भी किया गया है जैसा कि देख सकते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा या शून्य होगा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब वस्तु का उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, क्योंकि वस्तु के वेग का लगातार गुरुत्वीय त्वरण द्वारा विरोध होता है। ऐसी स्थिति में जब वस्तु फेंकी जाती है तब उसका वेग अधिकतम व शीर्ष पर शून्य होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि यह होता है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इस कारण से खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार आरोही क्रम में होता है? कणों का आकार आरोही क्रम में तो वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और फिर निलंबन। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है जिसे आइसोप्रीन के मोनोमर से प्राप्त किया जाता है। आइसोप्रीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसे से पूछा जा रहा है, इसका यौगिक पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Cr2 हॉल SO4 हॉल 3। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? ये हो जाएगा U-235 यूरेनियम 235 संवर्धित यूरेनियम 235। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम एवं संवर्धित यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। वहीं इन रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल अथवा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की संख्या होती है। कार्बन 14 दिया गया, परमाणु भार कितना है तो 14 है। प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है तो 14 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 8। अब इन परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है जैसा कि देख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या कह लें या फिर परमाणु क्रमांक कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। गैस निकलती है हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलती है? तो यह निकलती है हाइड्रोजन। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो मृदा नहीं है, जबकि लकड़ी, गोबर, कोयला यह सब किसका स्रोत है? तो जैव मात्रा ऊर्जा का। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह है अणु। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है, यह हो जाएगा अणु। नेक्स्ट है किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी की माध्यिका को आलेखीय वृद्धि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है, तो आवृत्ति वक्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी की माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है, तो आवृत्ति वक्र की। नेक्स्ट है निम्न से कौन सी संख्या परिमेय है? तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। मैंने टॉपिक में सारे को बताया है, आप वो वीडियो जरूर से जाकर के देख लीजिएगा। इसका आयतन पूछा गया है तो 4851 सेंटीमीटर पर क्यूब। साथ साथ इसको सॉल्व किया गया है जैसा कि देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा, यह कथन क्या है? सही है। औसत से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -5। वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज होगा, क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज समीकरण दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु से क्वेश्चन पूछा गया और इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे सॉल्व भी किया गया है। 100 नंबर प्रश्न जो कि मिसप्रिंट हो गया, चक्रवृद्धि व्यास से क्वेश्चन पूछा गया था। यह वीडियो कैसा लगा
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।